नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। देखो बच्चों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, जो कि आपके सीबीएसई पैटर्न में कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक पूछा जाता है। इसमें से 2 या 3 अंक के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें भी 2 से 3 अंक का प्रश्न पूछा ही जाता है। तो अगर आप ये वीडियो अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो इसके ऐसे ऐसे नियम बताए हैं मैंने इस वीडियो में कि आप समास को देखते ही पहचान जाओगे कि समास का सही तरीका क्या है और किस प्रकार हम अच्छे तरीके से समास विग्रह करना सीखेंगे और समास को पहचानना सीखेंगे। क्योंकि 2-3 समास ऐसे हैं उनमें हम अंतर नहीं जान सकते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा समास है। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि किस प्रकार समास की पहचान हम करेंगे ताकि आप कभी भी भूल ना पाओ। तो देखियो, शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि समास होता क्या है। तो बच्चों, समास की परिभाषा जान लेना अति आवश्यक है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? छोटा रूप। अतः जब 2 या 2 से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास या सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। तो समास के 2-3 नाम हैं। समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं रसोई के लिए घर, तो शब्दों में से विभक्ति हटा दी जाती है कि के लिए जो है वो हटा दिया जाएगा और रसोई घर बन जाएगा। ठीक है, तो ये रसोई घर जो है वो है एक सामासिक पद। तो क्या हुआ? सामासिक पद की समास युक्त पद। तो उससे पहले हमें ये जान लेना है समास विग्रह किस प्रकार करते हैं। किसी भी सामासिक, आपको ध्यान ये रखना है, किसी भी सामासिक शब्द को उनके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित अलग करने की प्रक्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। हमें एक शब्द दिया जाता है और उसको अलग अलग करना है। जो शब्द 2 या 3 से शब्दों से मिलकर बना होता है तो उनको अलग अलग करना है शब्दों को, तो वो क्या हो जाएगा? समास विग्रह। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे विद्यालय एक शब्द है तो विद्या के लिए आलय। ठीक है, तो के लिए हटा दिया जाएगा तो सामासिक पद विद्यालय बन जाएगा, और विग्रह करेंगे तो विद्या के लिए आलय। इसी प्रकार माता पिता, माता और पिता। ठीक है, यहाँ पर और लगा दिया जाता है। तो ये तो हो गए समास विग्रह किस प्रकार होता है। अभी हम आगे चलते हैं समास के प्रकार। ठीक है, कि समास कितने प्रकार का होता है। तो देखो, ये एक आसान सी ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। हम बोलते हैं समास में से अगर मास लेंगे हम तो ये जान लीजिए कि एक साल में कितने मास होते हैं, कितने महीने होते हैं। 12 होते हैं, तो 12 के आते 6। तो समास कितने प्रकार का होता है? समास 6 प्रकार का होता है। ठीक है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। ठीक है, समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु और कर्मधारय समास। तो बच्चों, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है कि 2 शब्दों को जोड़ा जाता है, समास बन जाता है। ऐसे जोड़ने का जिक्र तो हमने कहीं और भी सुना था। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि व्याकरण का हमारा एक टॉपिक है संधि। तो संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है, वर्णों को जोड़ा जाता है। पर यहाँ पर समास में हमें शब्दों को जोड़ा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर किसको जोड़ा जाता है? शब्दों को। संधि में वर्णों को जोड़ा जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो ये तो हो गए समास के प्रकार कि समास 6 प्रकार का होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि समास का पहला प्रकार है अव्ययभाव समास। तो देखिए,
अव्ययभाव समास जो है उसमें हमेशा पहला पद प्रधान होता है। तो जान लीजिए कि पहला पद और दूसरा पद क्या है ना। ये तो हमने सीखा ही नहीं। आप सोचोगे पहला पद कहाँ से आ गया। तो समास को पढ़ने से पहले ध्यान ये रखना है कि समास में दो पद होते हैं। हम दो शब्दों को जोड़ते हैं तो एक पहला पद होगा, एक उत्तर पद होगा। ठीक है, उसको द्वितीय पद भी बोल सकते हैं। तो अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, मुख्य होता है, और पहला पद पूरा अव्यय भी होता है। तो अव्यय किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो अव्ययभाव समास की एक साधारण सी परिभाषा ये है कि उसमें पहला पद जो होता है वो पूरा अव्यय होता है, और अव्यय लिंग वचन कारक या व्याकरण की दृष्टि से बदलते नहीं हैं। कौन कौन से शब्द हैं? जैसे यथा, अति, ये सब क्या हैं? अव्यय ही हैं। प्रति, जिससे प्रतिदिन शब्द बना है, यथाशक्ति शब्द बना है, तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये तो पहला और दूसरा नियम है। अभी तीसरा नियम ये है, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ भी अव्ययभाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, एक ही शब्द की दो बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो वहाँ पर भी अव्ययभाव समास होता है। या ये नियम आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, शॉर्टकट नहीं, हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में ही समझेंगे ताकि हम कभी भी भूल ना पाए, है ना। तो इसलिए ये नियम अच्छे से समझ लोगे तो आपके 2 अंक पक जाएंगे। तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ भी अव्ययभाव समास ही होता है। अभी है संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययभाव समास होते हैं। देखो उपसर्ग क्या है? वो शब्दांश जो शब्द के आगे लगते हैं। तो संस्कृत के जितने भी उपसर्ग हैं वो शब्दों के आगे लगते हैं, वो भी अव्ययभाव समास ही कहलाते हैं। वो उदाहरण बताऊंगी तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये तो अव्ययभाव के कुछ नियम थे, और यहाँ पर हैं अव्ययभाव समास के कुछ उदाहरण। देखो बच्चों, पहला है यथाशक्ति। तो इसमें यथा जो है वो अव्यय है। फिर है यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, इसका विग्रह है, इसमें भी यथा अव्यय है। फिर यथाकर्म, यथाविधि, यथावसर, यथेच्छा, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन क्या होता है? प्रत्येक दिन। इसमें प्रति जो है, प्रति अव्यय है। फिर है प्रत्येक, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में भी प्रति शब्द लगा है, तो प्रति क्या हुआ? अव्यय हुआ। तो देखो इन सब में हम देख पा रहे हैं, इन सब शब्दों में क्या है? अव्यय शब्द देखने को मिल रहा है। पहला क्या? यथा है, प्रति है ना। तो ये क्या है? अव्यय है। तो ये कौन सा समास हुआ? अव्ययभाव समास। अभी एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, घर घर, हाथों हाथ, रातों रात, बीचों बीच। तो यहाँ भी क्या हुआ? अव्ययभाव समास हुआ, है ना। ये 2 नियम अच्छे से याद कर लोगे तो अव्ययभाव समास में कभी भी आप मार नहीं खाओगे। ठीक है, एक शब्द का बार बार पुनरावृत्ति होना और पहला शब्द अव्यय आना। तो ये भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर। साफ साफ, आमरण, आ क्या है? उपसर्ग है। भरपेट, भर भी उपसर्ग है। अनुकूल, याव जीवन, निर्विवाद, नि उपसर्ग है। दर असल की दर उपसर्ग है। बाकायदा की बा उपसर्ग है। यहाँ पर पहले उपसर्ग लगे हैं संस्कृत के, वो भी अव्ययभाव समास होते हैं। ठीक है, ये तो हुआ हमारा अव्ययभाव समास। इसमें 2-3 साधारण नियम हैं, हमें याद रखने हैं। पहला कि इसमें पहला पद अव्यय होता है। दूसरा, इसमें एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है। तीसरा, इसमें संस्कृत का उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ा होता है। ठीक है, ये तो हुआ हमारा अव्ययभाव समास। अब हम आगे बढ़ते हैं तत्पुरुष समास की तरफ। देखो तत्पुरुष समास बच्चों, आपने कारक सीखा है ना। कारक की विभक्तियां आपको आनी चाहिए, तो तत्पुरुष समास आपको अपने आप आ जाएगा। इसकी हम पहचान देखते हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार ही होता है।
ठीक है, इसमें 2 पद होते तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तो कारक की विभक्तियां अगर आपको सीखनी है तो एक वीडियो बनाई है मैंने, जो जिसका लिंक मैं दे दूंगी आपको इसी वीडियो के पीछे, तो वो देख सकते हैं आपको। तो इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। देखो बच्चों, कारक के 6 उपभेद होते हैं जो कि विभक्तियों के अनुसार ही चलते हैं। तो कारक की विभक्तियां हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण इसके दे देती हूँ कि कारक की विभक्तियां कौन कौन से कारक के अनुसार हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष में बच्चों कर्म कारक जो है उसकी विभक्ति चिन्ह लगेगी कि को, ठीक है। जैसे कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। तो जहाँ पर कारक की विभक्तियाँ आ जाएं आपको तत्पुरुष समास आंख बंद करके लिख देना है। इसमें विभक्तियां कौन कौन सी हैं? ने, को, में, पर, का, के, के लिए, से। ये सब जहां पर भी आ जाएं आपको तत्पुरुष समास लिख देना है। जैसे सुखद, नेत्रों को सुखद। वनगमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त, ठीक है। तो यहाँ पे को विभक्ति आई है, इन सब में आप देख पा रहे होंगे को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर हुआ कर्म तत्पुरुष समास। अभी आगे है करण तत्पुरुष। करण की पहचान है से या के द्वारा। जैसे ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, प्रदत्त का अर्थ होता है ईश्वर से प्राप्त हुआ। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। यहाँ पर मैंने बहुत उदाहरण दिए हैं कि जो भी उदाहरण रहते हैं आपके एग्जाम में वो ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण इसमें कवर किए हैं मैंने। अभी जैसे तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, ठीक है, कि तुलसी द्वारा रचित जो रचना है। फिर दयार्दर, दया से आर्दर। रतन जड़ित, रत्नों से जड़ित। फिर अगला है संप्रदान तत्पुरुष। इसकी पहचान होती है के लिए। जहाँ पर अगर हम समास का विग्रह करेंगे तो के लिए आना चाहिए। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो के लिए जहाँ पर भी आ जाता है संप्रदान तत्पुरुष होता है, ठीक है। अभी आगे है अपादान तत्पुरुष। तो बच्चों अपादान तत्पुरुष में से जो है अलग होने का भाव है उसके अकॉर्डिंग आता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, ठीक है। देश निकाला, देश से निकाला, अलग होने का भाव है सब में, ठीक है। जैसे देश से निकाला, देश से निकाल दिया कि देश से अलग कर दिया। तो ये तो हुआ अपादान तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष काके की इसकी विभक्ति चिन्ह है संबंध तत्पुरुष की। जैसे मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, ठीक है, कि किसी का किसी के साथ संबंध बताया जाता है, वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजमाता, राजा की माता। अमचूर, आम का चूर्ण। राजकुमार क्या होता है? राजा का कुमार। रामचरित्र, राम का चरित्र, जिसमें काके की आते हैं। फिर अंतिम है अधिकरण तत्पुरुष। इसकी पहचान है में, पे या पर। जैसे वनवास, वन में वास करने वाला। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मगन, ध्यान में मगन, ठीक है। घुड़सवार, घोड़े पर स्वार। घृतान, घी में पक्का अन्न। कवि पुगम, कवियों में श्रेष्ठ, ठीक है। तो ये हम करेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास में। अभी बच्चों ये तो अधिक तत्पुरुष समास की पहचान मैंने आपको बताई। कारक की विभक्तियां जहां पर भी आती हैं वहां पर तत्पुरुष समास होता है। बच्चों ये तो हमने सीखा समास किसे कहते हैं और समास के भेद कितने होते हैं, और अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास के।
आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। आगे के जो समास है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।